हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। ये क्लास ग्रेजुएट के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बिजनेस के बारे में समझने से पहले हमें ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में समझना होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम सीधे सरल शब्दों में बता सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब मनी के चाहत में, प्रॉफिट के चाहत में जब हम कोई काम करें तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसा कि हम देख सकते हैं कि द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेट टू प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ आर नोन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब कि जब कभी हम कोई सामान बनाएं, उसका प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। एक्सचेंज करें, एक्सचेंज मीन्स एक्सचेंज में भी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू मनी। ये पैसे के बदले में हम एक्सचेंज करें या सामान के बदले सामान एक्सचेंज करें। जैसे पुराने समय में बार्टर सिस्टम था कि हम सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते थे जब मनी का इनोवेशन नहीं हुआ था। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों में, उसके बदले कोई फंड चार्ज करना, कोई पैसे चार्ज करना। एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ मतलब पैसे का उपयोग करना, चाहे खाने पीने से लेकर हर चीज़ों में। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल करते हैं। These activities may be undertaken to produce something for our consumption or to earn income to buy goods from market. ये एक्टिविटीज कई तरीके से हो सकती है। जैसे हम कुछ बनाने के लिए काम कर सकते हैं, कुछ कंजम्पशन करने के लिए, मतलब हम उसका उपयोग खुद करें या दूसरों को उपयोग करने की मदद करें, या सामान को खरीद के या बेच के हम उससे पैसा कमाएं। फॉर एग्जाम्पल, a doctor attending to his patient and a shopkeeper selling goods to his customer. डॉक्टर जो अपने पेशेंट को अटेंड करता है उसके बदले फीस चार्ज करता है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। और दुकानदार अपने सामानों को बेचता है कस्टमर को, उसके बदले पैसे चार्ज करता है, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो जैसा कि इसका नाम ही बताता है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब जैसे काम जिसमें फाइनेंस या मनी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो सारे काम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। और ऐसे एक्टिविटीज का मेन पर्पस सोशल वेलफेयर भी हो सकता है, जो प्रॉफिट मेकिंग टारगेट या प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव के तहत काम नहीं करते। All human activities which are related to wealth or assets are known as non-economic activities। मतलब ऐसे सारे मनुष्य काम जो ऐसे चीज़ों से रिलेटेड हो जिसमें फंड का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। एंड दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर आर टर्म्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कामों को भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डालते हैं। These activities takes initiative to satisfy sentimental pleasures। इसमें जैसे सोशल वेलफेयर के लिए हम कोई चैरिटी में काम करें, किसी को कोई दान दे, तो सारी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के प्रकार, इसके तीन प्रकार होते हैं: प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। प्रोफेशन यानी हिंदी में कहते हैं पेशा।
The term profession refers to activities which require special knowledge and skill to be a master by individual in their work for a living. कोई भी ऐसा काम जिसे करने के लिए एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत हो, स्पेशल डिग्री की जरूरत हो, प्रैक्टिस की जरूरत हो, और ऐसे जो भी काम हम करते हैं उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे डॉक्टर्स अपने प्रोफेशन के लिए पहले तो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद डॉक्टर प्रोफेशन आते हैं, तो चूंकि उसमें एक स्पेशल डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। लॉयर्स होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल डिग्री की रिक्वायरमेंट है। टीचर्स भी होते हैं, उनके भी तरह तरह की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए डिग्री की रिक्वायरमेंट हो और बिना उस डिग्री के आप लीगल तौर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लीगल तौर पर अपने बिजनेस को, आप अपने प्रोफेशन को नहीं कर सकते, तो सारे चीज़ें प्रोफेशन में आते हैं। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि नौकरी। नौकरी हम किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी के यहाँ फिक्स्ड सैलरी पे काम करते हैं, महीने की कोई सैलरी फिक्स होती है या डेली की सैलरी फिक्स होती है। तो इस तरह के काम जहाँ भी हम करते हैं या उस तरह काम करने वाले लोगों को एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि व्हेन ए पर्सन वर्क्स रेगुलरली फॉर एन अदर पर्सन एंड गेट्स सैलरी इन रिटर्न, ही इज सेड टू बी इन एम्प्लॉयमेंट। जब कोई व्यक्ति रेगुलरली किसी जगह पे काम करे, किसी व्यक्ति के लिए काम करे, किसी संस्था के लिए काम करे और उसके बदले उसको सैलरी मिले, तो इस तरह के एक्टिविटीज को एम्प्लॉयमेंट करते हैं। जैसे कंपनीज बहुत लोग को अपॉइंट करता है, मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉय, तरह तरह के वर्कर्स हैं, इन सबको सैलरी देता है, तो कंपनी एम्प्लॉयर हो गया और जो उसके अंडर काम करते हैं उसके एम्प्लॉय हो गए। बिजनेस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें जानना है, बिजनेस। बिजनेस बहुत ही कॉमन वर्ड बिजी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है व्यस्त होना। व्यस्त होने से मतलब यह है कि जब कोई हम ऐसा काम रेगुलर करें जिसमें हम बिजी हो और जिसका पर्पस सामान को खरीदना बेचना हो, सर्विस प्रोवाइड करना हो, कोई प्रोडक्शन करना हो, और इसलिए करें कि हम कुछ पैसे कमा सके, कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके, तो इस एक्टिविटीज को हम बिजनेस करते हैं। दिस वे बिजनेस क्रिएट यूटिलिटी by producing and selling goods and services to satisfy human wants। ये ऐसा करके बिजनेस यूनिटी जो होती है वो प्रोडक्शन करते हैं, सामानों को बनाते हैं, उसका सेल्स करते हैं, गुड्स सामानों को बेचते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि इंसानों की ज़रूरत को पूरा कर सके। और इन ज़रूरतों को पूरा करते हुए उसके बदले कुछ चार्ज करते हैं, उस चार्ज करते हैं या प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, और इसीलिए इस एक्टिविटीज को हम बिजनेस बोलते हैं। दस बिजनेस इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, कि हम प्रोडक्शन करें, ट्रेड करें, सामान का अदला बदली करें, बैंकिंग सर्विसेज है, जैसा कि ये बैंक का काम है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, एजेंसीज है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, पैकेजिंग का काम है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है। इन सब में जो भी काम होते हैं वो सब बिजनेस में आते हैं। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को कई लोगों ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू हैने, business may be defined as human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling goods। हैने कहते हैं कि हम सामान खरीदने और बेचने के माध्यम से जब कोई हम धन की प्राप्ति करते हैं, तो ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज को हम बिजनेस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू व्हीलर, बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन and operated to provide goods and services to society under the initiative of private gain। नेचर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के गुण क्या हैं? इसमें बहुत कॉमन फीचर है। सबसे पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस एक्टिविटीज के लिए बहुत ही जरूरी है कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम सामान का खरीदे और बेचे, उसका अदला बदली करें, सुविधाओं को दे, सर्विसेज दे। जैसे बैंकिंग सेक्टर है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सामान नहीं बेचता। दूसरा, रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग,
कि ऐसे काम जो भी डील हो रहे हैं ये रेगुलर और कंटिन्यूअस होने चाहिए, कि कोई काम एक दिन करके बंद कर दे तो बिजनेस में काउंट नहीं होता। वैसे एक्टिविटीज डेली होनी चाहिए, रेगुलर होने चाहिए और लॉन्ग टर्म तक होने चाहिए। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट मोटिव, कि लाभ कमाने का उद्देश्य। कोई भी काम बिजनेस एक्टिविटीज तभी माना जाएगा जब उस काम के बदले हम कुछ पैसे कमाएं, कुछ लाभ कमाने का उद्देश्य रखें और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम काम करते हैं, तो तभी वो बिजनेस होगा। अगर हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, चाहे सामान को दें, चाहे हम सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करें, लेकिन उसके बदले कोई पैसा चार्ज न करें, तो बिजनेस में नहीं आएगा। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कि बिजनेस का एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है कि इसमें रिस्क होते हैं और अनिश्चितताओं का दौर है। कि निश्चित कहने का मतलब यह है कि आप पैसा लगाते हैं, काम करते हैं, सामान को खरीदते बेचते हैं और लाभ कमाना चाहते हैं, तो लाभ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो लाभ होने और ना होने की जो आशंका है उसी को हम कहते हैं रिस्क। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि किसी बिजनेस का क्या उद्देश्य है। किसी भी बिजनेस के उद्देश्य को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और चौथा है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को भी 3 पार्ट में बांटते हैं। जैसे पहला अर्निंग एडेक्वेट प्रॉफिट, किसी बिजनेस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है कि वो प्रॉफिट कमाए और प्रॉफिट ठीक ठाक कमाए, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कमाना चाहते हैं। दूसरा है एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, ऐसा नहीं होता है कि हम एक ही काम करें और उसी जगह स्टेबल हो जाए। बिजनेस करने वाले हमेशा नए नए मार्केट की तलाश करते रहते हैं, नए नए जगह पे अपने सामान को बेचते हैं, अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। जैसे पहले पुराने ज़माने में बिजनेस होता था तो वो एक लोकल मार्केट में एक दुकान पे अपने सारे सामान खरीदते थे, बेचते थे, वहीं से सारे बिजनेस डील करते थे। लेकिन आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जहाँ पर एक जगह पे बैठ के कोई भी बिजनेसमैन पूरे वर्ल्ड में अपने सामान को बेचता है और जगह जगह नए नए अपने मार्केट तलाश करते रहते हैं। मतलब लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं कहाँ हम अपने सामान को और बेच सकते हैं, तो नए नए मार्केट तलाश करते हैं। नए नए मार्केट तलाश करने के साथ साथ उनको इनोवेशन पे भी ध्यान देना होता है कि अपने प्रोडक्ट में कुछ इनोवेट करें, कुछ नयापन लाएं, अपने सर्विसेज में कुछ नयापन लाएं, ताकि समय की ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमर की नीड्स को पूरा कर सकें। जैसा कि आज के समय में सबसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मोबाइल। मोबाइल का दौर अगर पिछले हम 8-10 सालों से देखें तो इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो मार्केट में वेल इस्टेब्लिश्ड थे, जैसे नोकिया, पैनासोनिक, एलजी, ये लोग मोबाइल सेक्टर में अपने आप को बहुत साल पहले बहुत ही बड़े मार्केट प्लेयर्स माने जाते थे, वेल नोन प्रोडक्ट थे, इनका बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू था। लेकिन समय के साथ साथ इन्होंने अपने आप में इनोवेशन नहीं किया, नए फीचर्स को अपने मोबाइल में अपडेट करने में लेट हुए, जिसके वजह से आज आप देख सकते हैं कि ये आउट ऑफ मार्केट है। नोकिया एक समय जो पूरे मार्केट में छाया रहता था, आज नोकिया मोबाइल बहुत मुश्किल से लोग उसको पसंद करते हैं और खोजते हैं। पैनासोनिक और एलजी तो दिखाई नहीं देता। तो ये है इनोवेशन, कि जब आप इनोवेशन करते हैं तो मार्केट में सस्टेन करते हैं और लंबे समय तक अपने बिजनेस को रन करते हैं। तो किसी बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो अपने प्रोडक्ट, अपने फीचर्स में इनोवेट करता रहे और इनोवेशन भी ऐसा हो जो आने वाले ज़रूरतों को पूरा कर सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सामाजिक चीज़ों को ध्यान दे करके, जिसमें हम सोसाइटी का ध्यान देते हैं। जिसमें सबसे पहला है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहले ये था कि हम सिर्फ खुद बिजनेस करते थे, छोटा सा बिजनेस था तो खुद के लिए काम करते थे, खुद के लिए पैसा कमाते थे। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का रूप बढ़ता चला गया, उसका ये भी टारगेट हुआ कि हम खुद तो बिजनेस कर रहे हैं, खुद तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सोसाइटी के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। जिसमें आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में हजारों लाखों लोगों को नौकरी मिलता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है।
प्रोडक्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी गुड्स, ये भी बहुत जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी इतना स्टैंडर्ड हो, आप जो पैसे चार्ज कर रहे हैं उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट का क्वालिटी हो, जो आप वादा करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं वो कस्टमर को मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कस्टमर को चीट करते हैं, कहते कुछ और है प्रोडक्ट में, निकलता कुछ और है, या उसको इतना मैग्नीफाई कर देते हैं, इतने अच्छे से दिखाते हैं कि इंसान सोचता है कि वाह इसको ले लेंगे तो हमारे ये चीज़ का समाधान हो जाएगा। जैसे आप ऐड देखते हैं कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, फेयर एंड लवली एंड समथिंग एल्स, को दिखाते हैं कि रातों रात मिनटों में गोरे हो जाएंगे, जबकि हकीकत ये है कि वो गोरा किसी को नहीं करता, वो बस आपके स्किन को मेंटेन करता है। अगर इतना ही लाभकारी होता तो संसार में कोई भी व्यक्ति काला नहीं होता। प्रोवाइडिंग गुड्स एंड रीजनेबल प्राइस, ये भी बहुत जरूरी है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो उसकी लागत है, उसको ध्यान देते हुए आप एक रीजनेबल प्राइस पर लोगों को सामान अवेलेबल कराएं कि जो बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो, मतलब प्रॉफिट मार्जिन इतना हो कि आपका भी लॉस ना हो और कस्टमर को एक सही प्राइस पे वो सामान मिल सके। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, क्योंकि बिजनेस जब बड़े लेवल पे होते हैं तो इन्वेस्टर सिर्फ अकेला कोई व्यक्ति नहीं होता, उसमें सैकड़ों हजारों लाखों लोग मिलकर उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनके हर इन्वेस्टर की चाहत होती है उनके इन्वेस्ट किए गए पैसे पे एक प्रॉपर रिटर्न मिले। तो इसका भी बाकायदे ध्यान देना चाहिए कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक फेयर रिटर्न मिले। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसके साथ ही साथ ये बहुत जरूरी आज का कॉन्सेप्ट है कि आप सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। जैसा एक बहुत ही फेमस वर्ड है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक आज के दौर में कंपलसरी कर दिया गया है, कंपनीज एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने फोर्सफुली कर रखा है कि हर बिजनेसमैन, जो बड़े लेवल पे बिजनेसमैन है, उन पे एक नॉर्म्स लगा दिया गया है कि 2% 3% एक डिसाइडेड रेट होता है जो उन्हें अपने टोटल इनकम का सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो चाहे स्कूल बनवा सकते हैं, हॉस्पिटल्स बनवा सकते हैं, या कोई भी ऐसा डेवलपमेंट वर्क करें जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिले। इसलिए सारे बिजनेसमैन आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को लोग दान देते रहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो एक्चुअली इसलिए भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो स्वेच्छा से करते हैं कि उनका वो नेचर होता है, लेकिन कुछ लोग बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर लीगल बाउंडेशन हो गया है, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि कोई भी बिजनेसमैन जो कुछ भी कमाता है वो सोसाइटी के लोगों से कमाता है, कि वो लोग उनके पास आते हैं, उनका सामान खरीदते हैं, उनका सर्विस लेते हैं, उसके बदले उसके चार्ज को देते हैं। तो अगर वो लोग हमारे सामान को न खरीदें, हमारे सामान को न लें, तो वो उस वजह से हमारा प्रॉफिट रुक जाएगा। इसका मतलब है कि हम जो भी कमा रहे हैं सोसाइटी की वजह से कमा रहे हैं, तो सोसाइटी के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है। और इसीलिए हमें हमेशा हर बिजनेसमैन को, हर बिजनेस को ये ध्यान देना चाहिए कि आप अपने साथ साथ सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए भी काम करें। थर्ड है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, फेयर डील विद एम्प्लॉयज। ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर मानवीय प्रेरणा हो, कि आप अपने एम्प्लॉयज को एक फेयर तरीके से डील करें, मतलब उनको एक प्रॉपर सैलरी दें, उनको प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट दें, उनको उनका शोषण ना हो, उनको सही सुविधाएं दें ताकि वो खुशी खुशी काम करें, और उनका जो काम के प्रति लगाव हो वो और भी ज़्यादा बढ़े। पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में सबका पार्टिसिपेशन हो। मैनेजमेंट में सबका पार्टिसिपेशन कहने का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को 3 पार्ट में बांटा जाता है: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। तो हर व्यक्ति का अपना एक रोल है। लोअर लेवल का मैनेजमेंट एक लो लेवल पे कुछ लोगों को मैनेज करता है, फिर उसके ऊपर लोग बड़े लोग मैनेज करते हैं, टॉप मैनेजमेंट में आते हैं CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, तो लोग करते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि सभी के बीच एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, सभी की बातों को ध्यान दिया जाए, किसी कोई समस्या आती है तो उनकी बातों को सुना जाए
उनकी समस्याओं को सुने, उसके बाद उसका निदान करें, ताकि उनके जो समस्याएं वो बहुत जल्दी दूर हो सके और बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी तकलीफ के वो अपने काम को निरंतर कर सके। जॉब सेटिस्फेक्शन ये बहुत जरूरी है। कोई भी एम्प्लॉय जिस भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है वो जॉब सेटिस्फाइड होना चाहिए उसका। कोई व्यक्ति अगर जॉब सेटिस्फाइड नहीं होता, अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होता, तो बहुत जल्दी विचार बनाता है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जैसा हम काम करते हैं उसकी सैलरी नहीं मिलती है, या हमको बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। तो जब ऐसा कोई बात होता है कि लोग सेटिस्फाइड नहीं होते अपने काम से, तो उसको छोड़ने की मन बनाते हैं, कहीं और जाने की मन बनाते हैं, जिससे हमारा एम्प्लॉइज टर्नओवर बढ़ जाता है। और किसी भी कंपनी की जो फेमस कंपनीज होती हैं, जो अच्छी कंपनीज होती है, उनका एक बहुत अच्छा क्वालिटी होता है कि वो अपने एम्प्लॉइज को जल्दी छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि किसी भी नए एम्प्लॉइज को जब हम हायर करते हैं तो उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको एक्सपीरियंस होने में समय लगता है, और पता चला हम उसको ट्रेनिंग दिया, एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और किसी एक चीज़ों से दुखी होकर अगर वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाए, एक तो हमें बहुत अच्छे एम्प्लॉइज की कमी हो जाती है, उसके साथ साथ फिर नए एम्प्लॉयज को ला करके उसको फिर उस लेवल का ट्रेन करके काम करने में बहुत वक्त लगता है। तो ये भी बहुत बिजनेस का एक अच्छा हो गया है कि लोग अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई रखने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ही उनकी लॉयल्टी बनती है और वो बिजनेस के साथ, उस कंपनी के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक काम करते हैं। नेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल जस्टिस, ये बहुत ज़रूरी है कि आप राष्ट्रीय हितों को भी ध्यान दें, कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सामाजिक न्याय के साथ हो, किसी के साथ आप उसका शोषण न करें। कभी कभी जैसे बहुत जगह होता है कि हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कहीं ज़मीन खरीदते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत लोग उस ज़मीन को धोखाधड़ी से खरीद लेते हैं, उनको प्रॉपर पैसे नहीं देते। तो ये होना चाहिए कि जो भी आप काम करें किसी के साथ अन्याय न करें। नेक्स्ट है प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज, कि काम ऐसा करें जो राष्ट्रीय हित में हो, राष्ट्रीय हित को ध्यान देते हुए काम करें। रेगुलर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, या आपका जो टैक्स बनता है वो आप पे करें, टैक्स चोरी न करें, कोई भी काम ऐसा न करें जो इलीगल हो, क्योंकि टैक्स से ही सरकार काम करती है। टैक्स से मिलने वाले पैसे से वो सोशल वेलफेयर से लेकर के सारे नेशनल एक्टिविटीज में गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, और इससे वो चाहत रखते हैं कि सारे बिजनेसमैन या सभी जो इनकम करने वाले लोग हैं वो अपने टैक्स को प्रॉपर भरे, ताकि देश हित में सभी का योगदान हो सके। प्रॉपर यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, कि राष्ट्रीय संपदाओं का, राष्ट्रीय संपत्तियों का प्रॉपर आप यूज करें, कि नेशनल रिसोर्सेज, हर किसी का रिसोर्स, हर किसी राष्ट्र का रिसोर्स बहुत लिमिटेड होता है, ये बहुत जरूरी है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि अगर आप सही यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे उसमें वेस्टेज ज़्यादा होगा, तो आने वाले समय के लिए उस राष्ट्र के बहुत नुकसान हो सकता है। कुछ देश में, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो मुझे अभी तो नाम मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, वो उनके यहाँ कुछ नेचुरल रिसोर्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने बहुत जल्दी उसको यूटिलाइज किया, और आज ये स्थिति है कि वो लोग भिखारी कंडीशन है, क्योंकि उनकी रिसोर्सेज खत्म हो गए। अब उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं जिससे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सके। थैंक यू।